सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 742 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन की बनाई उस बड़ी सी डोमेन सोल को दिखाया जाता है। इसके अंदर इतने समय डीमन स्कैमिंग सेट के सभी एल्डर्स और वेंडेबल सी होते हैं। हर ज़ूफेन ने एक बड़ी सी बॉल की सोल डोमेन बनाई होती है। अंदर वेंडेबल सी ये सब देख करके काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। भगवान, आखिर इस दुनिया में ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये चीज क्या है। अब ज़ूफेन अपने उस डोमेन सोल के अंदर एबिसल के दलदल की पावर की अब इस्तेमाल करने लगता है। इस वजह से उस डोमेन के अंदर ज़ूफेन की उस एबिसल के दलदल की पावर अंदर से उन सभी लोगों को अपने अंदर जकड़ने लगती है, जिससे वो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। आज से पहले किसी की डोमेन सोल के अंदर इस तरीके की भयानक पावर्स नहीं देखी होती है। वो सब लोग भी घबराते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आखिर ये चीजें क्या है। इधर उस ब्लैक दलदल की पावर ने अब यहाँ पर वेंडेबल सी को भी अपने अंदर जकड़ना शुरू कर दिया होता है। घबराते हुए जल्दी से ज़ूफेन को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि रुको ज़ूफेन, तुम हमें इस तरीके से नहीं मार सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट पूरा का पूरा ही खत्म हो जाएगा। मगर क्या तुम्हें ये अभी याद नहीं है कि हाई वेंडेबल ने इस सेक्ट को कितनी मेहनत से बनाया था। ये सेक्ट उनकी प्राइड और उनकी खुशी था। मुझे पता है कि तुम उनकी काफी ज्यादा केयर और रेस्पेक्ट करते हो, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनका डिसाइपल होने के नाते तुम आज यहाँ पर उनके इन एफर्ट्स, उनकी इस मेहनत को इस तरीके से वेस्ट कर दोगे। तो क्यों ना इससे अच्छा हम लोग एक साथ मिलकर के सुलह कर लें। सबसे पहले आपको डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर बना दें, और फिर तब तुम जो कुछ भी हमसे कहोगे हम वही करेंगे। साथ ही वेंडेबल भाई और बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपनी सारी पावर्स को उन्हें सौंप देंगे और खुद एक लेबर बन जाएंगे। तो तभी बाकी के सभी एल्डर्स भी डोमेन के अंदर से यही कहने लगते हैं, हाँ सेक्ट लीडर ज़ू, हम लोगों की जान बख्श दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। सेक्ट लीडर ज़ू, प्लीज इस बार के लिए हम लोगों को जाने दीजिए। हम सभी लोग एक ही सेक्ट से हैं, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एल्डर्स और वेंडेबल्स की बात सुनने के बाद में ज़ूफेन भी उनसे कहता है कि ओ, तो तुम अब यहाँ पर मेरी ह्यूमैनिटी से अपील कर रहे हो, वो भी ये कह करके कि हम लोग एक ही सेक्ट से हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुझे बताओ कि लेबर ऑफिस के एल्डर्स और उनके डिसाइपल्स के बारे में क्या तुम लोग उनको खत्म किए जा रहे थे, क्या तुम लोगों ने तब ऐसा सोचा था? तुम लोगों को नहीं देखा था कि वो लोग तुम्हारे ही सेक्ट के लोग हैं? और अब ये तो हद ही हो गई, तुम लोग यहाँ पर मुझे हाई वेंडेबल के नाम का एक्सक्यूज दे रहे हो। तुम लोगों ने पहले तो उन्हें धोखे से मरवाया, उनकी मौत के तुम ही जिम्मेदार हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझे उनके नाम का दिलासा दे रहे हो। वेंडेबल सी, मैंने आज से पहले तुम जैसा इतना ज्यादा घिनौना और रिवोल्टिंग कुत्ता कभी नहीं देखा, जो कि इतना ज्यादा नीच हो कि जिस व्यक्ति की उसने हत्या की है उसी के नाम का सहारा लेकर के आज वो यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बस तुम लोगों से इतना ही कहूंगा कि हाँ, मैं हाई वेंडेबल को अपना मास्टर मानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस डीमन स्कैमिंग सेट को अपना घर नहीं माना, खासकर तुम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर तुम्हारे ये सब कुछ कहना बस सरासर बकवास है। भले ही आज यहाँ पर हाई वेंडेबल तुम्हारे इन सब झांसों के अंदर आ जाते, लेकिन मैं उनकी तरह एक इतना ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि तुम्हें यूं ही छोड़ दे। हालांकि अगर वो यहाँ पर होते और वो मुझसे कहते तुम लोगों को यहाँ पर बख्शने की, तो मैं शायद तुम्हें बख्श देता, लेकिन ये चीज तो अब तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरी साबित हुई, क्योंकि आज वो यहाँ पर नहीं है। तो वो ज़ूफेन वहाँ पे एल्डर युआन अपने मास्टर को वहाँ पर याद करने लगता है। किलिंग इंटेंट को अनलेस करते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ही यहाँ पर हाई वेंडेबल को मारा है, और मैं सेक्ट को लेकर के उनके जितना इतना सॉफ्ट नहीं हो जो कि तुम्हें आज यहाँ पर छोड़ दे, क्योंकि बिना किन, बिना परिवार के कोई घर नहीं होता। एल्डर युआन इस डीमन स्कैमिंग सेट को पहले ही छोड़ करके जा चुके हैं, और इसलिए मेरे इस सेक्ट से सारे संबंध टूट गए हैं। वेंडेबल सी, मुझे आश्चर्य है कि अगर तुम्हें ये पता होता कि एक दिन ये जरूर लाएगा, तुम्हें पता होता कि एक दिन ऐसा भी आएगा, तो क्या तुम हाई वेंडेबल को छोड़ देते? कहते हुए ज़ूफेन वहाँ पे अपने एबिसल की दलदल की पावर के साथ में वेंडेबल सी की बॉडी को पकड़ता है, उन्हें दोनों तरफ से खींचते हुए एक कागज की तरह दो टुकड़ों में बांट देता है, और उससे कहता है कि वेंडेबल सी, तुमने जो किया वो घोर पाप कहलाता है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुमने खुद ही किया है। अब तुम्हें यहाँ पर अपनी इस मृत्यु के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद को ही ब्लेम करना चाहिए। कहते हुए ज़ूफेन वहाँ पे अपनी उस एबिसल की पावर के साथ में उन सभी लोगों को वहाँ पे
खत्म कर डालता है, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाने के बाद में जूफन वहाँ पे अपनी डोमेन सोल को भी हटा देता है। साथ ही आसमान से वो डोमेन सोल हट जाती है और एविस का दलदल नीचे जमीन पर गिरने लगता है। और फिर इसी के साथ ही आज यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेट का भी पूरी तरीके से खात्मा हुआ। इसके साथ ही जूफन भी वहाँ पर चैन की सांस लेते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पे खत्म हुआ। इसके साथ ही अचानक से जूफन को कुछ फील होता है और वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं। और फिर उसके अगले पल ही वो अपने पास से अपनी ब्लडी बेबी को बाहर निकालता है और जितने भी डीमन स्कैमिंग सेट के वो सभी इनर सेट के बच्चे हुए डिसाइपल्स होते हैं उनको भी वहाँ पे खत्म कर डालता है। और फिर एल्डर युआन को याद करते हुए कहता है कि एल्डर युआन, अब मुझे इतना ज्यादा रूथलेस होने के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही आपसे इस सेक्ट में कहा था कि मैं इस सेक्ट को सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही पहचानता हूँ। इसलिए जब तक आप थे तब तक ये सेक्ट मेरा था और आप नहीं तो ये सेक्ट भी नहीं। जिसके साथ ही अगला सीन हमें यहाँ पर 1 महीने बाद का दिखाया जाता है। महीने बाद ल्यूकलैंड के थंडर माउंटेन का सीन पे उसके अंदर सेक्ट हॉल में मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे कि यूनाही को कोई बताता है क्लैन हेड पता नहीं क्यों लेकिन बाकी के बचे हुए 20 टीमिंग सेक्ट के लोगों ने भी अब यहाँ पर विथड्रॉ कर लिया है। वो सभी लोग भी यहाँ पर बैटलफील्ड से लौट चुके हैं, लेकिन इस सब में जरूर से किसी न किसी तरीके से डीमन स्कैमिंग सेक्ट का हाथ जरूर होगा। और हेवन थ्रिलिंग सेक्ट को इस तरीके से हमें उपेक्षा किए जाने से ऐसा लगता है कि एक ना एक पॉइंट पर वो जरूर ही हमारे दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए फ्यूचर में लगातार हम लोगों को उन तीनों सेक्टरों से सतर्क रहना होगा। वलियान कहते हैं कि आपके ऊपर आई इस आपदा के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं। तो यूनाई उनसे कहता है कि नहीं वेनेवलियान, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ब्रदर जू खुद हम लोगों से मिलने के लिए आए थे, इसलिए हम दोनों लोग ब्रदर्स हैं। तो फिर आखिर में आप लोगों को यूं कष्ट कैसे सहने दे सकता हूँ। इसलिए अब अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को डीमन स्कैमिंग सेक्ट में अपनी स्कॉट को और ज्यादा जानकारी लाने के लिए भेजना होगा। और आखिरकार सर लैंग भी अब यहाँ पर वापस आ चुके हैं। इसके साथ ही जब सर लैंग गेट खोल करके अंदर आता है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। सर लैंग भी अपने क्लैन हेड यानी कि यूनाई के सामने आते हैं और उसे बताते हैं क्लैन हेड, हम लोगों को पता चल गया है कि आखिर 20 टीमिंग सेक्ट के लोग युद्ध से क्यों वापस हो गए। हम लोगों के भेजे गए स्काउट ने हम लोगों को खबर दी है 6 महीने पहले कॉनरोंग सेक्ट की कैपिटल के भीतर एक रहस्यमय पावर ने घुसपैठ किया था, जिसने कि वहाँ पे जाते ही पूरी सिटी में क्योस फैला दिया। साथ ही पूरे के पूरे 20 टीमिंग सेक्ट को यहाँ पर जड़ से खत्म कर दिया, यहाँ तक कि कुछ कॉनरोंग के प्रिंस और साथ ही कुछ मेजर फैमिलीज भी। इसलिए उनकी फाउंडेशन को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए उन सब लोगों को मजबूरी में अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ करना पड़ा। जो सुनकर के तो वहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स भी काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन इस वेस्टलैंड में 9 सेक्ट एक दूसरे के कितने भी ज्यादा बड़े दुश्मन क्यों न रहे हो, फिर भी वो लोग चाह करके भी एक दूसरे के सेक्ट को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उस समय तो डन किंग शन ने भी इतनी हद पार नहीं की थी, इसलिए ऐसा कुछ कर पाने की तो संभावना ही नहीं है कि ऐसा कर पाने वाली ताकत इस वेस्टलैंड में आ पाई हो। सर लैंग तो कहते हैं कि आखिर सबकी कैसे परवाह है, क्योंकि वैसे भी उस फोर्स ने जो कुछ भी किया है उस सबसे हमारा ही काम आसान हुआ है। तो यूनाई भी कहता है कि हाँ, अगर उन लोगों के पास में और मदद आ जाती तो हम लोग ज्यादा देर तक उन लोगों के सामने नहीं टेक पाते। इसलिए ये शक्ति चाहे कहीं से भी आई हो, लेकिन हमारे लिए तो ये भगवान की देन थी और हमारे ब्रदर जू की ब्लेसिंग। जो सुनकर के सर लैंग कहते हैं कि क्लैन हेड, आप फिर से स्टीवर्ट जू की स्पिरिट को ही ये सारा क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में स्टीवर्ट जू की आत्मा ये सब कुछ कर रही होती, फिर क्या वो सबसे पहले जाकर के अपना बदला नहीं लेती? कहता है कि हाँ, और जीवियो को जाकर के मार देती है ना। सर लैंग, मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं तो बस यूं ही ये सब कुछ सोच रहा हूँ। हमारे ब्रदर जू एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने कि यहाँ पर कई सारे चमत्कार करके दिखाए हैं, और वो भी इतने अधिक के जो कुछ भी हैरान कर देने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। देख करके ऐसा ही लग रहा है जैसा कि इनके पीछे ब्रदर जू का ही हाथ होगा, जैसे कि उनकी आत्मा अभी भी हम लोगों के ऊपर नजर रख रही है। वहाँ पे वो लोग जूफन को लेकर के ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कोई रिपोर्ट लेकर के आ जाता है। साथ ही उन्हें बताता है कि जो स्काउट हमने डीमन स्कैमिंग सेक्ट में खबर लेने के लिए भेजी थी वो आ चुकी है, जिसमें कि कोई नहीं जानता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन एक ही रात में पूरा का पूरा डीमन स्कैमिंग सेक्ट पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया गया है। उनका सेक्ट लीडर, उनके एल्डर्स, उनके डिसाइपल, कोई भी वहाँ पर जिंदा नहीं बचा। जो सुनने के बाद में तो वो सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एल्डर्स के तो मुंह खुला रह जाता है। लेकिन उन सबसे अधिक कुछ देर पहले जूफन के स्पिरिट को लेकर के बात करने वाले सर लैंग और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि डैम इट, क्या वाकई में स्टीवर्ट जू की आत्मा यहाँ पर बदला लेने के लिए तो नहीं आ गई है? साथ ही यूनाई भी यही सोचता है कि क्या वाकई में ब्रदर जू की आत्मा यहाँ पर बदला ले रही है।